बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। मामलात हालात बिल्कुल ही हाथ से निकलते जा रहे हैं और जो सोचा गया था उससे भी बदतर सूरत हाल होने वाली है। मियां नवाज शरीफ साहब को लाया गया था बड़े चाव से, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्रोटोकॉल के साथ लाया गया था और पूरे सिस्टम के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मार के लाया गया था कि जनाब आएंगे और आके उनको इख्तदार के ऐवानों तक हम पहुंचा देंगे। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, इख्तदार के ऐवानों तक तो उनका पहुंचना नामुमकिन नजर आ रहा है, बल्कि नजर आ चुका है। और ये रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है कि जनाब इस लागर और लाचार और घोड़े पर, बीमार घोड़े पर कुछ मजीद लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए बेहतर है कि इससे छुटकारा हासिल किया जाए, इसको लॉलीपॉप दिया जाए। लॉलीपॉप नहीं लेते तो फिर उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि आज बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और उन डेवलपमेंट्स की रोशनी में कुछ हम आपसे चीजें शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज और वो है क्योंकि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए, दोबारा से गिरफ्तार करने के लिए एक काम किया गया है। और चूंकि साइफर का जो मामला है, साइफर का मामला तो हाथ से निकलता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि साइफर का मुकदमा आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए, किस तरीके से सजा दिलवाई जाए। जोर जबरदस्ती तो हो सकता है, लेकिन ये साइफर जो है, ये किसी वक्त भी इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग जब शुरू होगी तो इसकी जद में जिसने आना है वो बाजवा साहब हैं। और वो बाजवा साहब अगर आ गए, क्योंकि इस मामले को जितना आगे बढ़ाया जाएगा, जितना इसको तूल दिया जाएगा, उतना ही खतरनाक होता जाएगा बाजवा साहब के लिए। उसकी वजह है कि मौलाना साहब जो हैं वो भी, मैंने आपको बता चुका हूं कि वो भी एक दो साइफर्स का वो भी तस्करा कर चुके हैं और इस वक्त पाकिस्तान को वाकईतन एक खिलवाड़ बना दिया गया है। आज आते हैं जी, इमरान खान साहब को अब एक और मुकदमे में गिरफ्तार करने की कोशिश, ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी का कहा गया था उनको कि गिरफ्तार कर लेंगे हम, तो उज़मा खान को और अलीमा खान को, जो उनकी बहनें हैं, उनको हम गिरफ्तार कर लेंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा था बिल्कुल करें, 100% आप करें गिरफ्तार। और इवन उन्होंने क्या कहना था, इमरान खान साहब की बहनों ने भी कह दिया था कि जी हम तैयार हैं, हमें अभी आप ले जाएं। वो रोजाना अडयाला जेल के बाद, हर पेशी पे आके अडयाला जेल के बाद कहती थी कि हमें गिरफ्तार करें, हम भी यहां रहने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद अटक जेल के बाहर भी वो कहती थी कि हमें गिरफ्तार कर लें, हम भी तैयार हैं रहने के लिए, जेलों से हमें मत डराएं ये झूठे और बेबुनियाद मुकदमात की बुनियाद पर। लिहाजा चीजें जो है बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार करती जा रही हैं। बुशरा बीबी को इन्होंने गिरफ्तार करना था और उससे पहले एक माहौल बनाया गया, और माहौल बनाया गया फरहत शहजादी के हवाले से। उनका एक पासपोर्ट मंजरेआम पे लाया गया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो जो खबर बना के दी गई थी, खबर बाकायदा तौर पे बना के एक टिकर बना के, सब कुछ बना के वो रिलीज की गई व्हाट्सएप ग्रुप में। और किसी भी, अभी तक किसी भी जर्नलिस्ट ने उस खबर को ऑन नहीं किया, वरना तो क्रेडिट होता कि जी मैंने खबर ब्रेक की है। और ऐसी खबर थी, ऐसी खबर थी, उसको क्या कहना चाहिए, अब अल्फाज ही नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। तो ऐसी खबर थी कि उसको कोई उसकी ओनरशिप ही नहीं है। कोई रिपोर्टर ये क्लेम करने के लिए तैयार नहीं कि जनाब ये मैंने ब्रेक किया। उसकी वजह है कि इस तरह की फेक न्यूज जो है उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और इस वक्त जो मीडिया जिस तरीके से गन पॉइंट पे मीडिया के खबरें चलवाई जाती हैं, अब मीडिया भी थोड़ा सा बेहतर हो रहा है। और वो अंदर खाने, दरूने खाना उनके यहाँ ये एहसास हो रहा है कि जनाब ये तो बिल्कुल ही हमें टैंक के गोले के ऊपर बिठा के तो हमसे सारे काम लेना चाह रहे हैं। लिहाजा, और वो आप हैरान होंगे कि एक छोटे कद की खातून है, उन्होंने ये खबर जो है वो रिलीज की थी। अब उसके बाद जो उसका आया फीडबैक आया वो हैरत अंगेज तौर पे। उसकी वजह यह है कि अब तक सूरत हाल यह है कि 200 मुकदमात कायम कर लिए गए और 200 मुकदमात के बाद तोशाखाना में सजा, और ये सारे का सारा हमारे सामने मौजूद है। अब ये सारी चीजों से हट के कोई बयानिया तो बन नहीं रहा, कोई परसेप्शन क्रिएट नहीं हो रहा। तो अब ये मीडिया ट्रायल शुरू करना था इमरान खान साहब का। तो मीडिया ट्रायल के साथ साथ उनको धमकी भी दी गई थी, तो मीडिया ट्रायल भी फारग हो गया। और उसकी वजह यह है कि अब यानी कि जो इमरान खान साहब के बदतरीन मुखालिफ थे वो अब आके इस बारे में
सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे आके बयान कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे यानी कि जो हमारे प्राइवेट टीवी चैनल्स हैं वहां पे तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि दूसरी नौयत की खबरें आती हैं। जैसे खबर दी गई कि बुशरा बीबी के बारे में बड़ा बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है कि उनके खिलाफ बड़े सबूत मिल गए हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो आज उनको बुलाया गया, नैब ने बुलाया और उनको उसके लिए जहनी तौर पर वो तैयार होकर गई थी। और इमरान खान साहब ने भी ये मैसेज कन्वे कर दिया था कि कंप्रोमाइज नहीं करना, किसी किस्म का समझौता नहीं, किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग नहीं, और इनको जो करते हैं वो करने दें। लिहाजा उन्हें बुलाया गया। उनसे जो सवालात पूछे गए मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि पहले जरा सवालात सुन लें, उसके बाद फिर आपको अंदाज हो जाएगा। उन्होंने पहला सवाल जो किया गया जी वो ये था, हाँ जी, सवाल ये था कि जी आपकी तालीमी काबिलियत क्या है और क्या आपने इस्लामी तदरीस फिक़ह दर्स निज़ामी का कोर्स भी किया है। दूसरा सवाल था अलकादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट बनाने का मकसद क्या है। तीसरा सवाल है क्या बतौर ट्रस्टी होने के साथ साथ बतौर उस्ताद भी कोई जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं। और चौथा सवाल है कि क्या बतौर ट्रस्टी या बतौर उस्ताद यूनिवर्सिटी से किसी भी किस्म की तनख्वाह या मराआत लेती हैं। उसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 5, अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट बनाने का ख्याल किसका था और इसके लिए जगह का तयन किसने किया। आप बतौर ट्रस्टी अलकादर यूनिवर्सिटी में क्या जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। सवाल नंबर 7 है इस ट्रस्ट को बनाने के लिए मलक रियाज हुसैन और बहरिया टाउन का क्या किरदार है और क्या आपने पहले उनसे राब्ता किया या उन्होंने खुद ट्रस्ट बनाने के लिए आपसे दिलचस्पी का इजहार किया। फरत शहजादी को आप कैसे जानती हैं, क्या आप उनके माली मामलात और किरदार के बारे में मुतमईन हैं। अब ये सवाल है अलकादर ट्रस्ट का, और अलकादर ट्रस्ट में सवाल नंबर 8 रखा हुआ है कि फरत शहजादी को आप कैसे जानती हैं, क्या आप उनके माली मामलात और किरदार के बारे में मुतमईन हैं। अब ये बताएं कि आप एक मुल्ज़म को बुला रहे हैं, मुल्ज़म खातून को, और उनसे पूछ रहे हैं कि आप किसी भी शख्स के बारे में करैक्टर सर्टिफिकेट दें और उसके माली मामलात के बारे में बताएं। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितना संजीदा किस्म की इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इसका मतलब क्या है। और इसका सवाल इसका सिर्फ इतना ही है कि इन सवालों का पहले सवाल से दूसरे का, दूसरे से तीसरे का कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ ये साबित करना है कि इनका बुशरा बीबी का कि ये कोई आलिम दीन है या नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर किरदार कुशी की जाएगी। ये नैब जो है अब इस बारे में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा कि नैब जो है कि वो इनके सहूलतकार के तौर पे, यानी कि PMLN के सहूलतकार के तौर पे, शरीफ फैमिली के सहूलतकार के तौर पे वो आएंगे। इससे पहले चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान साहब इस्तीफा दे चुके हैं और वो बता के गए थे कि मुझसे ये काम लिया जाना ले रहे हैं, ये लेना चाह रहे हैं। लिहाजा वो इज्जत से निकल गए और सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे, और उनकी जगह पे फिर नज़ीर अहमद भट्ट साहब आए और नज़ीर अहमद भट्ट साहब ने फिर उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो बहरहाल ये चल रहा है जी। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। ये तो है मामला अपनी जगह पे। इमरान खान साहब को के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं अलकादर ट्रस्ट में, और अलकादर ट्रस्ट में क्योंकि बुशरा बीबी ने सवालात जवाब दिए, सवालात दिए, सब कुछ किया, वो आराम से चली गई हैं और उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। और अगर आज उनको गिरफ्तार किया जाता तो बड़ा ही मजा आना था, एक ट्विस्ट आना था बड़ा जबरदस्त किस्म का, और इनको लेने के देने पड़ जाने थे। लेकिन फिलहाल बुशरा बीबी को कहते हैं जी कि वो घर चली गई हैं और उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। अलबत्ता इमरान खान साहब को उनके वारंट गिरफ्तारी चेयरमैन नैब ने जारी कर दिए हैं और अब उनके इस मुकदमे में गिरफ्तारी डाली जाएगी। उसकी वजह यह है कि झटका लगा हुआ है, धड़का लगा हुआ है कि किसी वक्त भी साइफर के केस में इमरान खान साहब की जमानत हो सकती है, और ट्रायल उनका अभी तक मुकम्मल नहीं हो पा रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है मामला, और उधर उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट भी इसको टेकअप करेगी। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जस्टिस तारक साहब जो हैं, सीनियर मोस्ट जज हैं, वो छुट्टी पर हैं, और वो छुट्टी पर हैं इसलिए वो मुकदमा नहीं लग रहा, क्योंकि मुशावरत नहीं हो रही। चीफ जस्टिस साहब ने सीनियर मोस्ट जज से मुशावरत करनी होती है, तो इसलिए वो कहते हैं मुशावरत नहीं हो रही। तो मेरा ख्याल है कि ये जितना भी इसको डिले किया जाएगा
مزید لوگ ایکسپوز ہوں گے، سسٹم ایکسپوز ہوگا، تو بہتر یہی ہے کہ ایدلو ہوا اقرب للتقوی یہ ہونا چاہیے، اور یہ قرآن مجید کی آیت عدلیہ کے باہر لکھی ہوتی ہے، کمرہ عدالت میں بھی لکھی ہوتی ہے کہ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پہ عمل بھی کیا جائے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس طرح کے اعلی کار بننے کے بجائے سسٹم کو آئین کے تحت چلنا چاہیے۔ اب آتے ہیں ایک اور خبر ہے جی، وہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، وہ ہے کہ الیکشن سے فرار کے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، اور پرویز خٹک صاحب کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ میں سپریم کورٹ جاؤں گا اور الیکشن 28 فروری کو نہیں ہو سکتے منعقد، لہٰذا اس کی طرف وہ آ رہے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں جی، یہ آج کیس ہوا ہے، اور دوسرا ایک تو تھا پرویز خٹک صاحب کا، دوسرا آج کامران مرتضیٰ صاحب سپریم کورٹ میں اپیئر ہوئے، اور معاملہ تھا مردم شماری کا اور مشترکہ مفادات کونسل۔ تو یہ ہیئرنگ ہوئی ہے، اس میں جو سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب JUI کے، وہ وکیل کے طور پہ پیش ہوئے، بہت اچھے سینئر وکیل ہیں، سنجیدہ ہیں، سمجھدار ہیں، اور بہت ہی دانشمند آدمی ہیں۔ تو انہوں نے ایک پٹیشن اپیئر ہوئے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں بینچ کام کر رہا تھا۔ اب وہاں پہ بھی یہ چیز شروع ہو چکی ہے کہ جو مردم شماری ہوئی ہے وہ درست نہیں ہے۔ بلوچستان کی آبادی 2 کروڑ سے زیادہ ہے، جبکہ اس میں 1 کروڑ ظاہر کی گئی ہے، تو اس پہ نوٹس، اور انہوں نے کہا کہ مزید تیاری کر لیں۔ تو یہ امپورٹنٹ کیس ہے، الیکشن ڈیلے ہو سکتا ہے اس بنیاد پہ بھی۔ تو سنیے، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے خود مشترکہ مفادات کونسل میں بیٹھ کر مردم شماری کی حمایت کی تھی، جیسے اعجاز الحسن صاحب نے کہا، اور مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اب کامران مرتضیٰ صاحب کا جواب سنیے، وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کو 5 اگست کو ہونے والے مشترکہ مفادات کونسل میں زبردستی لے جایا گیا تھا، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں جانے سے 3-4 گھنٹے تک احتیاط برتتے رہے، لیکن ان کو زبردستی لے جایا گیا، اور مشترکہ مفادات کونسل کی تو تشکیل بھی مکمل نہیں تھی، کیونکہ 2 تو نگراں وزیر اعلیٰ بیٹھے تھے۔ تو آپ کے وزیر اعلیٰ کہاں تھے، اور کون ان کو زبردستی مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں لے کر گیا؟ جسٹس جمال خان مندوخیل نے پوچھا۔ تو کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان تو سو رہے تھے، لیکن پھر ان کو جہاز کے ذریعے اسلام آباد لے جایا گیا، اور بلوچستان کی آبادی 2017 کی مردم شماری کے مطابق کتنی تھی؟ بلوچستان میں امن و امان کی حالت خراب صورتحال کی وجہ سے 2017 میں مردم شماری نہیں ہوئی، کامران مرتضیٰ صاحب نے بتایا، اور مردم شماری 1.25 کروڑ ہے۔ موجودہ مردم شماری میں بلوچستان کی آبادی 1.25 کروڑ ہے، جبکہ ہمارے حساب سے بلوچستان کی اصل آبادی اس وقت 2 کروڑ سے زیادہ ہے، کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا۔ تو جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس اس حساب کی بنیاد کیا ہے؟ تو کامران مرتضیٰ نے کہا کہ ادارہ شماریات کے اعداد و شمار پر انحصار کر رہے ہیں ہم، اور ادارہ شماریات نے مشترکہ مفادات کونسل میں اچانک بلوچستان کی آبادی کا ایک عدد رکھ دیا جو اصل نہیں ہے، اور مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس دیکھ سکتا ہے، جسٹس مندوخیل پوچھ رہے ہیں۔ تو حکومت نے مشترکہ مفادات کونسل کا فیصلہ چیلنج نہیں کیا، انفرادی درخواستیں سننے سے تو پینڈورا باکس کھل جائے گا، جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ مشترکہ مفادات کونسل خصوصی آئینی باڈی ہے جس میں پالیسی معاملات طے ہوتے ہیں، اور پالیسی معاملات میں مداخلت کوئی فرد کر سکتا ہے، نہ ہی عدالت۔ میں صوبے کے شہری کی حیثیت سے غلط مردم شماری کو چیلنج کرنے کا حقدار ہوں، کامران مرتضیٰ نے کہا۔ آبادی کے مطابق بلوچستان کی آبادی 10 نشستیں قومی اسمبلی میں بڑھنی چاہیے، اور مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس اسمبلیوں کے تحلیل کے اعلان کے بعد ہوا، اور اس لیے بھی یہ غلط ہے۔ بطور سینیٹر مردم شماری کا معاملہ ایوان بالا میں بھی اٹھایا تھا، اور جسٹس اعجاز صاحب نے کہا کہ کون سا قانون یہ کہتا ہے کہ مردم شماری کی حتمی منظوری مشترکہ مفادات کونسل دے گی؟ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی قانون یا آئینی شق نہیں کہ مشترکہ مفادات کونسل نے ہی مردم شماری کو حتمی منظوری دینی ہے، کوئی تو قانون ہوگا جس پر انحصار کر کے وفاقی حکومت نے مردم شماری کا نوٹیفیکیشن کیا۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ کچھ آئینی سوالات ہیں، بہتر ہے اس پر تیاری کریں۔ جسٹس اعجاز الحسن کی کامران مرتضیٰ نے وہ یہ ہدایت کی، اور اس کے بعد ہیئرنگ چلی گئی جی، ختم ہو گئی، اگلی سماعت پہ ہوگا۔ اب آتے ہیں نواز شریف صاحب۔
یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اس لیے کی جا رہے ہیں، نواز شریف صاحب جیت نہیں رہے، مسلم لیگ نواز کو پذیرائی نہیں مل رہی، تمام سارے کا سارا کنبہ ملا بھی دیا جائے تب بھی ان کو پذیرائی نہیں مل رہی۔ اس لیے شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ گیٹ نمبر 4 کا ساتھی تھا میں ہمیشہ، اور مجھے تو نظر لگ گئی ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو گیٹ نمبر 4 سے کب دھکا دیا جاتا ہے اور ان کو کب نظر لگنی ہے، اور وہ ٹائم جو ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔